हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.3 पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए कि आकृति 6.34। अब 6.34 जो उसमें जो पहला क्वेश्चन है ना, पूरी जो आकृतियां हैं सारी की सारी वो 6.34 ही हैं। तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पड़ी हुई हैं। ठीक है, में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, तो बताना है कि कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उसकी समरूपता कसौटी को भी लिखिए तथा सांकेतिक रूप में भी लिखिए, यानी कि समरूपता कसौटी को लिखना है और सांकेतिक रूप में भी लिखना है। अच्छा, थोड़ा समझ लीजिए आप कि ये होता क्या है, समरूपता कसौटी और सांकेतिक रूप ये क्या होता है, या पहले थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए दो कोई त्रिभुज दिए हुए हैं, एक ये और एक ये। अगर ये वाला एंगल हम कहें 60 डिग्री है और इसमें भी 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये 60 डिग्री हो गए। अब अगर हम कहें ये वाला हमारा 70 डिग्री है और ये वाला हमारा 45 डिग्री है, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि जो इनके जो एंगल्स हैं इक्वल हैं, अगर हम इसका नाम दे दें ए बी सी और इसका नाम दे दें पी क्यू आर, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी सी है वो पी क्यू आर के समरूप है। क्यों समरूप है? क्योंकि देखिए जो ए एंगल है वो एंगल पी के इक्वल है, यानी कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। ठीक है भाई, ये जो एंगल है दोनों इक्वल है। इसके बाद जो एंगल बी है एंगल क्यू के इक्वल है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं जो एंगल सी है एंगल आर के इक्वल है, यानी कि एंगल सी इक्वल एंगल आर। तो इसका मतलब हमने क्या दिखा दिया, हमने दिखाया है एंगल एंगल एंगल। ये ए का मतलब ही है कि एंगल 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 समरूपता। समरूपता यानी कि एंगल 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 समरूपता कसौटी हमने दिखाई। इसको कसौटी समरूपता कसौटी भी कह सकते हैं, या फिर समरूपता नियम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप एंगल 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 समरूपता नियम लिखिए या फिर एंगल 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 समरूपता कसौटी लिखिए, वो एक ही बात है। तो ये तो हमने इससे सिद्ध कर दिया। अच्छा, एक तो ये होता है क्या, एंगल एंगल एंगल। ठीक, और एक होता है एस, देखिए एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड, उसमें एंगल बीच में आता है, साइड एंगल साइड। ये कैसे होता है, इसके भी एग्जांपल देखिए। तो इसके एग्जांपल होते हैं, जैसे मान लीजिए दो ट्राइंगल हैं, जैसे ये ट्राइंगल दो बने हुए हैं। ठीक है, अब ये हमारा 2 है, तो ये हमारा यहाँ पर मान लिया 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ मान लिया हमने ये 6 है। और जो ये वाला एंगल है, ये एंगल हमने मान लिया 50-50 है दोनों में। ठीक है, यहाँ 50 यहाँ भी 50 है। तो इसका मतलब ये है, अब अच्छा इसको नाम दे दें ए बी सी, यहाँ पर भी पी क्यू आर। तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल ए है एंगल पी के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एंगल ए इक्वल एंगल पी। ठीक है, तो ये तो एंगल हो गया हमारा। अब साइडें क्या है, यहाँ देखो साइड क्या है, 2 है, और यहाँ इसकी साइड क्या है, 4 है। इसका मतलब जो साइड है, तो ए बी इक्वल्स टू क्या, यहाँ पर देखिए 2 है, और जो पी क्यू है तो पी क्यू अपॉन में अगर ऐसे लिखे ए बी, ठीक है, अपॉन पी क्यू, उसके बाद लिखे ए सी, ये रहा ए सी अपॉन में क्या पी आर, ये पी आर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर एंगल होगा ना, बस उसी से टच करती हुई हमको रेखाएं लेनी है, ये लाइनें। ऐसे नहीं कि यहाँ पर नहीं ले सकते ये रेखा और ये रेखा, नहीं, जहां एंगल होगा उसी से टच करने वाली रेखाएं हमको लेनी, जैसे ये और ये। ठीक है, तभी हम ये कह सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू। अच्छा, ए बी अपॉन पी क्यू क्या आएगा, यहाँ पर 2/4 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/6। तो देखिए दोनों का जो मान है वो 1/2 ही आएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन बनेगी, एक एंगल इक्वल हो और जो ये दो भुजाएं हैं, ठीक है, वो अनुपात उनका वो भी इक्वल हो, तब इसको हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड। भाई ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो साइड एंगल साइड समरूपता, इसको हम ये कह सकते हैं समरूपता कसौटी या समरूपता नियम, तब हम ये कह सकते हैं। अच्छा, कभी कभी एंगल एंगल भी समरूपता दिखाते हैं, जैसे दो कोण ऐसे बने हुए हैं मान लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री है हमारे पास, हमको पता है कि ये वाला 90 डिग्री है, सपोज कीजिए कि 30 डिग्री हो, यहाँ पर भी हमको पता है 30 डिग्री, तो बस अगर दो एंगल भी हमको सिर्फ पता है तो भी हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता। ठीक है, तो इससे भी हम दिखा सकते हैं एंगल एंगल समरूपता। और सब में लिखना क्या होता है, बस हमें नाम लिखने हो, जैसे कि मान लीजिए इसमें नाम दिया हुआ था ए बी सी, तो फिर लिखना है हमको ट्राइंगल ए बी सी, और फिर क्या समरूप किसके, पी क्यू आर के। जब हम समरूपता दिखा देंगे तो हमको ऐसे करके उसको दिखाना होता है, जब समरूपता दिखा लेते हैं उसके बाद। ठीक है, तो किस समरूपता से आ जाए ये आप सवाल पढ़कर उसको समझिए कि किस समरूपता से ये आ सकता है, किससे नहीं आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन कौन सी हो गई, एंगल 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 हो गया, साइड एंगल साइड हो गया। ठीक है, और ये साइड एंगल साइड है, ये एंगल एंगल समरूपता है। एक और होती है, ठीक है, एक और होती है, वो देख लीजिए, साइड साइड साइड, ये भी समरूपता होती है, समरूपता। ठीक है, तो ये भी एक समरूपता होती है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो एंगल दे रखे हैं, जैसे ये और ये छोटा सा दो, ये हमारे पास ट्राइंगल दे रखे हैं,
तो ट्राइंगल में अगर ये 2 है, ये 3 है और ये हमारी 5 है, तो फिर अगर हम ये कहते हैं 4 है, ये 6 है और ये 12 है, तो 2/4। देखिए यहाँ पर 2/4, 2/4, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि 3/6, 3/6। उसके बाद ये कह सकते हैं कि 6/12, और सबका मान देखिए आप 1/2 ही आएगा, 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2। तो कहने का मतलब है कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब ये कौन सी समरूपता को सिद्ध कर रहा है भाई? ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, जो सारी साइड है इक्वल है इसकी, तो मतलब ये एस 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 समरूपता को सिद्ध कर रहा है, यानी कि साइड 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 समरूपता को सिद्ध कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी समरूपताएं होती हैं। अब जो क्वेश्चन 1 है इसका देखिए आप, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है क्या लिखा हुआ है, ए बी सी, एक जो ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर। अच्छा, इसमें देखिए जो ये एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर है, तो इसमें क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, या एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल ए, दोनों एक ही चीज है। फिर एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल बी के, तो एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल बी, ऐसे लिख देंगे। फिर जो एंगल आर है वो सी के इक्वल है, यहाँ पर 40 हम शायद लिखना भूल गए कि 40 ही है, ठीक है। फिर जो एंगल आर है इज इक्वल्स टू एंगल सी, तो यहाँ पर ये देखिए सारी चीजें जब इक्वल हो जाएंगी तो इसमें हम क्या लिख देंगे कि जो ये त्रिभुज है, ठीक है, कौन कौन से त्रिभुज, पहला त्रिभुज क्या था, ए बी सी, तो लिखेंगे ए बी सी समरूप, ये समरूप का चिन्ह होता है कि ए बी सी समरूप है, किसके समरूप है, पी क्यू आर के, तो लिख देंगे पी क्यू और ये आर। फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, किस सिद्धांत से ये हुआ था, अब देखिए किस सिद्धांत से हुआ था, एंगल, भाई ये सारे एंगल ही तो थे, तो एंगल एंगल एंगल। अब चाहे यहाँ पर लिख दीजिए कि ये एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो किस सिद्धांत से हुआ था, एंगल 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 और नियम से या फिर समरूपता से, तो यहाँ पर लिख देते हैं समरूपता से। ये हमारा पहले वाले का सोल्यूशन हो गया, यानी कि ये जो है ये हमारे समरूप हैं, मतलब इसका मतलब है कि ये एंगल दोनों समरूप हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए बी 2 दिया हुआ है, इसमें जो पी क्यू दिया है वो 6 दिया हुआ है, ठीक है। ए सी 3 है और जो बी सी है वो 2.5 है, इसमें भी देख लीजिए पी क्यू तो 6 हो गया, पी आर कितना है, 5 है, और क्यू आर 4 है हमारा। अब इसमें देखिए कोई एंगल तो है नहीं, इसका मतलब साइड से ही हमको बनाना है, तो देखिए क्या साइड 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 इसमें लग सकता है, देखिए अगर 2/4 करें, ठीक है, अगर ये वाला यहाँ करें यानी कि 2/4, फिर BC को इसके इक्वल कर दें, यानी कि BC इक्वल PR कर दें, और जो ये 3 है ना, 3 इसका, इसको 6 के इक्वल कर दें, तो क्या ऐसे ये बन सकता है, चलिए तो देखते हैं। तो AB अपॉन, अगर AB के अपॉन में हम ये लेते हैं QR, ठीक है, इज इक्वल्स टू, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी 2 है और जो क्यू आर है हमारा, ये क्यू आर ये 4 है, तो अगर इसको कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम BC ले लेते हैं, तो BC अपॉन में क्या ले लेंगे, फिर ये वाला ले लेते हैं, भाई ये तो ले चुके हैं, फिर अब ये वाला ले लेंगे क्या, PR, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.5/5, ये 0 हटा देंगे यहाँ से, फिर से ये 1/2 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी 1/2। उसके बाद लास्ट बचा AC, तो फिर AC बटे क्या ले लेंगे, PQ ले लेंगे, तो इसका मतलब जो AC है वो 3 है और जो PQ है वो 6 है, ये भी जब कट हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या सारी साइडें ही तो हैं, ये साइडों को ही शो करते हैं, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल कौन कौन से, ABC समरूप है किसके, ट्राइंगल PQR के, ये हमको बस यही इसमें दिखाना होता है कि ये समरूप है या नहीं। और ये किस सिद्धांत से हुआ, SSS समरूपता से, समरूपता से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, इसी का थर्ड पार्ट है, देखिए LMT, इसमें ये ट्राइंगल है, फिर DEF ये ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं। अब इसमें भी एंगल तो दिख नहीं रहे, इसका मतलब साइडों से ही बनाना पड़ेगा, तो अगर हम 3 के अपॉन में 6 कर देते तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसके साथ ये लेते हैं यानी कि 2.7/4 अगर ये कर देते हैं तो ये तो कट ही नहीं हो रहा है। उसके बाद 2/5 अगर करते हैं तो यहाँ 2.5 हो जाएगा, 2 अपॉन अगर 5 करेंगे 2.5 हो जाएगा, इसका मतलब ये बनेगा नहीं, फिर भी एक बार बना के देख लेते हैं, यानी कि LP, ठीक है, ये LP है और LP के नीचे अगर हम DF ले आते हैं, ठीक है, DF ऐसे, और तो ये कितना हो जाएगा, 3/6, इसका मतलब ये तो 1/2 आ रहा है, ठीक। उसके बाद ये MP ले लेते हैं, तो MP अपॉन EF कर लेते हैं, तो फिर ये वाला इसके बटे में करना पड़ेगा, 2/5 ले लेते हैं, तो ये भी कट नहीं हो रहा है, अगर हम कट करने की कोशिश भी करते हैं तो 1.5 आ जाएगा, तो कट नहीं करते, छोड़ देते हैं। उसके बाद ये वाला ले लेते हैं क्या, ML अपॉन क्या ED या DE कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये क्या आ रहा है हमारा 2.7/4,
इसको भी कट करेंगे तो 27/40 आ जाएगा, तो वो भी कट नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कि जो LP/DF इज नॉट इक्वल्स टू MP/EF इज नॉट इक्वल्स टू ML/DE, हम ये कह सकते हैं। तो जब ये इक्वल ही नहीं हो पा रहे हैं हमारे, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई समरूप सिद्धांत नहीं लग पाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल LMP, ठीक है, समरूप नहीं है। तो ये ऐसे करके नॉट इक्वल कर देते हैं, समरूप नहीं है DEF के, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी लिख देते हैं कि ट्राइंगल LMP समरूप नहीं है ट्राइंगल DEF की। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी का फोर्थ पार्ट है। जो एक ट्राइंगल दे रखा है MNL, एक ट्राइंगल ये दिया हुआ है और एक ट्राइंगल ये दिया, तो अगर इनको हम देखते हैं तो इनको देखने से हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पर एक तो एंगल दे रखा है, ठीक है, और दो साइडें दे रखी हैं, यानी एक साइड ये है और एक साइड ये है। तो दो साइडें दे रखी, एंगल दे रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें साइड एंगल साइड लगेगा, ठीक है। तो हम उसको जरा करके देख लेते हैं कि कैसे लगेगा। जो एंगल M है और जो एंगल Q है, दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q, ठीक है। तो ये तो हमारा एंगल शो कर दिया इसने, यहाँ पे एंगल दिखा दिया। उसके बाद अगर हम ये कहें कि जो ये MN है, भाई एंगल है तो एंगल से टच करती हुई दोनों रेखाएं लेनी है, तो पहली तो ये एंगल से टच कर रही है, दूसरी ये एंगल से टच कर रही है। इसमें यहाँ एंगल है तो एंगल से टच करती हुई एक ये है और एक ये है, दो रेखाएं लेनी है हमें। तो अगर MN को हम ये रेखा, छोटी वाली रेखा के बराबर करते हैं, यानी कि अगर हम MN बटे PQ कर दें तो कितना आ जाएगा, 2.5/5 कट कर लेंगे, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी कि 1/2, ठीक है। अब अगर हम दूसरी रेखा लेते हैं क्या, बड़ी वाली, तो ये MN है और ये PR हो जाएगी। भाई ये भी रेखा से यहाँ एंगल से टच करती हुई, ये भी एंगल से टच करती हुई जा रही है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो फिर ये ML है और अपॉन में क्या है, QR है, तो ये QR हो गया। इसका मतलब ये 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 1/2। तो देखो दोनों इक्वल आ गई, यानी ये भी साइड को शो कर रही, ये भी साइड को शो कर रही। जब ये दोनों ही साइड को शो कर रही है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं इसमें, देखिए हम लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल है कौन कौन से, पहला MNL, तो लिखेंगे MNL समरूप है, ये समरूप का साइन होता है, चिन्ह होता है, समरूप है किसके, ट्राइंगल PQR के। और किस नियम से समरूप है, SAS, साइड एंगल साइड, क्योंकि एंगल हमेशा बीच में ही होता है, जैसे इन चित्रों में बना हुआ था ये बीच में है, ठीक है। जैसे देखिए इन चित्रों में ये बीच में ही तो बना होता है ऐसे करके, और यहाँ एक साइड है, यहाँ साइड है, तो इसका मतलब साइड एंगल साइड, इसको ऐसे लिखते हैं समरूपता सिद्धांत से या समरूपता कसौटी से, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, कसौटी से। तो इसका मतलब ये तो समरूप है, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका 5 पार्ट है ये, ठीक है। तो जो इसमें जो हमें क्या दिख रहा है, ये जो एक एंगल है वो 80 डिग्री का, यहाँ पर भी एक एंगल 80 डिग्री का दिख रहा है, ठीक है। अब एंगल से टच करती हुई तो रेखाएं होनी चाहिए, तो एक रेखा तो ये है 2.5, और जो यहाँ रेखा होनी चाहिए ना वो नहीं दे रखी है, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए, इसमें एंगल से टच करती हुई दो रेखाएं, तो एक तो रेखा ये 6 है और एक ये 5 है। अब इसमें जब ये रेखा ही नहीं दे रखी, ये तो दे रखी पर ये एंगल से टच होती हुई नहीं जा रही है, तो इसको तो फिर हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमें साइड एंगल साइड लगाना है तो जो एंगल होना चाहिए उससे बिल्कुल टच करती हुई दो रेखाएं भी तो होनी चाहिए। जैसे इसमें है, यहाँ से टच करती हुई एक यहाँ गई और एक यहाँ गई, दो रेखाएं हमें दे रखी हैं, तो एंगल साइड एंगल इसमें तो लग सकता था, लेकिन एक और त्रिभुज होता है जिसमें यहाँ पर भी कुछ दिया होता, जैसे कि ये इसमें कुछ दिया ही नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें एंगल एंगल तो इक्वल हो रहे हैं, लेकिन जो ये साइडें हैं यानी कि AC, ठीक है, अपॉन में अगर हम DF करेंगे या फिर अपॉन में अगर हम ये तुम्हारा EF करेंगे, चलिए EF ही मान लेते हैं, तो यहाँ AC की तो कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो AC/6 ये अज्ञात है, हमें ज्ञात ही नहीं हो पा रहा है। तो जब ये पहला ही पॉइंट एक हमें अज्ञात है, ठीक है, हमने सिर्फ एक एंगल पता है, तो अगर हम एंगल लिख सकते हैं एंगल A इज टू एंगल F, ये तो एंगल तो पता है लेकिन ये साइड ही अज्ञात है, इसका मतलब इसमें रूल ही नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो आप इतना लिख दीजिए और इतना लिख दीजिए, बाकी दिखा दीजिए कि ट्राइंगल ABC समरूप नहीं है, ठीक है, समरूप नहीं है। अब किसके समरूप नहीं है, इस वाले, कौन सा, ट्राइंगल DEF के। तो बस इसको इतना लिख के छोड़ देंगे क्योंकि इसमें ये पॉइंट ही नहीं दे रखा था, ठीक है। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसका 6th पार्ट है। तो इसमें क्या है, D एंगल दिया हुआ है 70, ठीक है, और इसमें जो ये E एंगल है वो 80, यानी कि ट्राइंगल DEF में दो एंगल दे रखे हैं, ठीक है। फिर दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं, क्या ये PQR है, तो इसमें 80 दे रखा है और यहाँ 30 दे रखा है,
ठीक है। अच्छा ये 80 है, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। अगर 80 में 30 जोड़ देंगे तो कितना 110, और 180 में से अगर हम 110 घटा देंगे तो कितना, ये 70 आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो ये 70 आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर अगर हम करते हैं तो यहाँ हमारा 30 आ जाएगा भाई, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 150 आ जाएगा। और अगर 180 से घटा देंगे तो 30 आ जाएगा। 180 से क्यों घटा देंगे, क्योंकि इन सबका जो सम होता है 180 तो होता है, तो 180 से घटा देते हैं। अच्छा ये 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें दो ही एंगल दिए थे ना, एक ये दिया था एक ये दिया, इसमें भी दो ही एंगल दिए थे, तो अब किन्हीं दो एंगल को ले लेंगे, तो किन्हीं दो एंगल से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे कि जो एंगल ई है इज इक्वल्स टू एंगल क्यू है, पहले तो ये होगा, ये एंगल है। ठीक है, उसके बाद हम ये दिखा देंगे एंगल जो एफ है एंगल आर है, तो एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल आर, तो ये भी एंगल है। बस इसमें से दो ही एंगल दिखा दीजिए और दो एंगल से ही काम बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल है क्या डी ई एफ, वो समरूप है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब कौन सा नियम है इसमें, एंगल एंगल समरूपता कसौटी, समरूपता सिद्धांत या समरूपता नियम, समरूपता नियम से बस, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आकृति 6.35, जो ये आकृति बनी हुई है आपकी बुक में है, देखिए। उसके बाद लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ओ डी सी, जो ट्राइंगल है ओ डी सी, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है बोला है कि इसके समरूप है। ठीक है, किसके, ओ बी ए के, ओ बी ए, यानी कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के समरूप है, मतलब एक जैसा है। ठीक है, चलिए, और बोला है कि ट्राइंगल बी ओ सी 125, बी ओ सी, अच्छा बी ओ सी कौन सा है, बी ओ सी, ये जो बीच वाला भाई, बी ओ सी का मतलब वो ट्राइंगल देखना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, बी से सी तक, तो बी ओ सी यानी कि ये वाला ट्राइंगल जो एंगल दिया हुआ है ये वाला, वो 125 डिग्री का दे रखा है। और बोला है सी डी ओ, अब सी डी ओ कहाँ है, सी डी ओ मतलब ये वाला भाई, डी बीच में है, देखिए डी जब बीच में है मतलब बीच वाला एंगल बोला है क्या, डी, ये कितना 70 डिग्री का है। अब बोला क्या है डी ओ सी, तो डी ओ सी कहाँ पर है, ये रहा डी, ये रहा ओ और ये रहा सी, तो डी ओ सी मतलब ये बीच वाला, क्योंकि ओ बोला ना पहले, डी ओ सी, सबसे पहले तो हमें यही फाइंड आउट करना है। अच्छा क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे कि हमें दिया हुआ है ट्राइंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 125, ठीक है, और दिया हुआ है ट्राइंगल सी डी ओ इज इक्वल्स टू 70 इतना दे रखा है हमें। हमें बोला क्या, ये वाला एंगल हमको निकालना है। सबसे पहले देखिए डी ओ सी, डी ओ सी मतलब ये एंगल निकालना है। अच्छा ये एंगल निकालने के लिए सबसे अच्छा ये है कि ये जो ये दिख रही है लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन एक रैखिक युग्म बना रही। रैखिक युग्म का मतलब ये होता है कि जो ये पूरी रेखा ऐसे ये पूरी 180 की होगी भाई, एक लंबी सी लाइन होती है 180 की तो होती है। अगर ये इतना 125 है तो अगर 180 में से घटा देंगे तो ये वाली वैल्यू निकल आएगी। तो बस यही हमको करना है, क्या लिखेंगे कि जो लाइन है, लाइन कौन सी है, डी ओ बी, तो लिखेंगे कि डी ओ बी, यहाँ पर डी ओ बी लाइन या रेखा, यहाँ रेखा लिख देते हैं, जो है रैखिक युग्म बना रही है, तो ये रैखिक युग्म बना रही है, ऐसे लिख सकते हैं, रैखिक युग्म बना रही, या फिर रैखिक युग्म है सीधे ही लिख सकते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए बी ओ डी, तो बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, भाई एक एंगल भी तो होगा ये, तो बी ओ डी इज इक्वल्स टू किसके, बी ओ सी प्लस सी ओ डी, तब तो ये इसके और इसके इक्वल होगा ना, तो लिखेंगे बी ओ सी, भाई बी ओ सी प्लस सी ओ डी, तो प्लस सी ओ डी, या फिर डी ओ सी कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब देखिए बी ओ डी ये तो 180 का है, क्योंकि रैखिक युग्म है, तो रैखिक युग्म हमेशा कितने का होता है, रैखिक युग्म का मतलब ये 180 का होता है, तो यहाँ पर तो लिख देंगे 180, यहाँ पर बी ओ सी और यहाँ पर क्या लिखेंगे 125, ये कट है 125 डिग्री प्लस सी ओ डी, और सी ओ डी की वैल्यू हमको निकालना है, ये डी ओ सी या सी ओ डी एक ही बात है, तो ये 180 ये इस तरफ आएगा, तो माइनस का 125 इज इक्वल्स टू क्या, इसको सीओडी की जगह डीओसी भी ऐसे ही लिख सकते हैं। अब इसको घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया तो कितना 5, ठीक है, तो ये हमारा 55, यानी कि जो डी ओ सी, सीधा सही करके लिख दो, डी ओ सी की वैल्यू कितनी आ रही है 55, तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया डी ओ सी। ठीक है, इसमें देखिए एक आंसर तो हमारा ये डी ओ सी ये वाला हो गया। अब हमें क्या ये वाला निकालना है। अच्छा इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में अगर इस ट्राइंगल की बात करते हैं
तो इसका मतलब ये है कि ये 70 है, ये 55 है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दें। भाई सभी त्रिभुजों का जो कोण का जो योग होता है वो 180 अंश ही तो होता है। किसी भी त्रिभुज के कोणों का सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला कोण हमें निकालना है, देखो ये तो पता ही चल गया कि 55 डिग्री है। अगर ये वाला निकालना है तो मतलब इन दोनों को जोड़ के 180 से घटा दे तो ये वाला निकल आएगा आराम से। चलिए तो लिखेंगे कि ट्राइंगल DOC में, अब DOC में क्या लिखेंगे, सबसे पहले कोण D प्लस कोण C प्लस कोण O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या इनको फुल लिख सकते हैं। मैं सिर्फ D लिख दिया, आप चाहे तो उसको फुल कोण लिख सकते हैं। अब फुल कोण करना लिखने का मतलब क्या है, अगर D को हमें फुल कोण लिखना है तो CDO या फिर ODC ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फुल कोण में भी आपको लिख के दिखाई दे रहे हैं। अगर हमें D को लिखना है तो ट्राइंगल CDO प्लस, अब O को, अब C को मैं फुल कोण में लिखना है तो फिर कैसे लिखेंगे, C को DCO या फिर OCD, तो इसको भी लिख लेते हैं फुल। तो DCO प्लस, अगर हमें O को फुल लिखना है तो क्या COD या फिर DOC ऐसे भी लिख सकते हैं। तो O कोण के लिए हम लिख लेते हैं, यहाँ पर भी एंगल लगा लीजिए, तो DOC ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू क्या 180 डिग्री, ये हो गया। अच्छा CDO, ठीक है, CDO ये हमारा 70 डिग्री दे ही रखा था, ये हमको तो पता है क्वेश्चन में CDO क्या है 70 डिग्री है, तो यहाँ तो 70 डिग्री लिख देंगे। प्लस DCO, अब देखिए DCO की वैल्यू हमको, इसकी वैल्यू तो निकालनी ही है DCO की। उसके बाद प्लस DOC, और जो DOC है, ठीक है, DOC वो कितना है, वो हमने अभी अभी निकाल के रखा है 55 डिग्री, यहाँ 55 देंगे इज इक्वल्स टू 180। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, DCO ऐसे लिखा रहेगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के कितना होगा, 0 7 5 12 125 इज इक्वल्स टू 180, ये हो गया यहाँ पर। अब DCO इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125, अब इनको आपस में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, यानी कि DCO की वैल्यू भी 55 डिग्री ही आ रही है, DCO की वैल्यू भी 55 डिग्री ही आ रही है। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये भी 55 ही आ रही है। अब DCO देखिए, DOC हमने निकाल लिया, DCO भी निकाल लिया, अब क्या रह गया, OAB, क्या रह गया है, OAB, इतना रह गया, OAB निकालेंगे। अच्छा OAB है कहाँ पे, OAB यहाँ पर है A, देखिए OAB जो A वाला है वो देखना है बीच वाला, तो A यहाँ पर है, ये हमको निकालना है। अब इन्होंने जब ये बोला है कि ये वाला और ये वाला एंगल क्या है, सेम एंगल है, मतलब समरूप है, बोला है कि ODC और OBA दोनों समरूप है, ये दोनों समरूप है। इसका मतलब जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, दोनों सेम ही तो एंगल होंगे जब ये समरूप है। तो फिर लिखेंगे कि चूंकि एंगल ODC यानी कि ट्राइंगल ODC समरूप है किसके, OBA के, तब क्या हो जाएगा, तब जो है DCO इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, हमें क्या निकालना था, OAB, इसके इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब जो OAB की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 55, तो OAB इज इक्वल्स टू क्या 55 डिग्री, और ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब तीनों के आंसर एक साथ लिख सकते हैं। देखिए जैसे DOC इज इक्वल्स टू 55, उसके बाद DCO इज इक्वल्स टू भी 55, उसके बाद कितना OAB इज इक्वल्स टू भी 55। तो ये तीनों आंसर हमारे एक साथ हमने दिखा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 है समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD है। ये हमको इसमें शो करना है, ठीक है, लेकिन क्या क्या दिया है, जो समलंब है वो ABCD है। अच्छा समलंब कैसे बनाते हैं, जो ऊपर और नीचे की जो भुजाएं होती है ना वो पैरेलल होती है, समलंब ऐसे बनाते हैं, और थोड़ा सा छोटा और बड़ा। ठीक है, तो ये हमारा एक समलंब बन गया कुछ इस तरह से। ठीक है, अच्छा और क्या बोला है कि जो AB और CD है वो पैरेलल, पर उसके नाम दे देते हैं क्या, ABCD, ये हो गया समलंब, और ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल होते भी हैं, पता है हमको कि दोनों पैरेलल ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं, अब सोल्यूशन यहाँ से डाल लेते हैं सोल्यूशन। तो क्या जो AB है वो पैरेलल DC है, ये तो हमको पहले से ही पता है, चलिए वो लिख भी लेते हैं हम यहाँ पे। अब बोला है विकर्ण AC, अच्छा AC विकर्ण, तो विकर्ण यहाँ पर डाल लेते हैं, ये एक हमारा विकर्ण AC हो गया। और बोला है BD यानी कि दो विकर्ण है, AC है और BD है, BD विकर्ण हमारा, ये हमारा एक BD विकर्ण हो गया। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलिए कोई नहीं।
हाँ, बीडी विकर्ण परस्पर ओ पर छेद करते हैं। ओ मतलब एक पॉइंट ये है जहां पर ये दोनों कट करते हैं, छेद करते हैं। फिर बोला है दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए अपॉन ओ सी, ये बोला है कि ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये होना चाहिए। और कैसे प्रयोग करना, कैसे सिद्ध करना है कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी, तो दो त्रिभुज ले लेंगे, चाहे ये वाला और ये वाला त्रिभुज ले लें, चाहे ये दो त्रिभुज ले लें, तो कोई भी त्रिभुज, दो त्रिभुज लेने हैं और उनको समरूपता कसौटी सिद्धांत से इसको हमें शो करना है। चलिए, तो ये दो त्रिभुज लेंगे तभी हो पाएगा भाई, ये त्रिभुज लेंगे तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये पैरेलल लाइंस नहीं है, यही तो पैरेलल लाइंस है, तो ये त्रिभुज हमें दोनों लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या लिखेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि ट्राइंगल डी ओ सी व ट्राइंगल बी ओ ए में, अच्छा इसमें कौन कौन से जो है वो इक्वल हैं। एक तो जब ये ऐसे कट होते हैं ना बिल्कुल ऐसे करके, तो ये और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाते हैं उस कंडीशन में, ये ओ काट के यहाँ पर बनाए दे रहे हैं, उस कंडीशन में ये और ये इक्वल हो जाते हैं जब ये आपस में ऐसे कट होते हैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। आपने पहले कहीं पढ़े होंगे, शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो बस एक पहला पॉइंट तो हमें इसमें मिलेगा भाई, ये ट्राइंगल लिया, ये ट्राइंगल लिया, तो सबसे पहले हमको तो यही तो मिलेगा कि हम लिख सकते हैं कि डी ओ सी, यानी कि डी ओ सी ये वाला, ठीक है। उसके बाद बी ओ ए या फिर ए ओ बी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए, इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं। और ये क्यों इक्वल हैं, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हैं दोनों। तो यहाँ पर लिख देंगे साइड में शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ नीचे कोण लिख के दे रहे हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसमें दोनों इक्वल हैं ये, ठीक है। अच्छा, और इसमें हमें क्या इक्वल मिल रहा है, इसी अगर हम चित्र में देखें तो हमें और क्या चीजें इसमें इक्वल मिल रही हैं। अच्छा देखिए, ये वाला जो कोण होगा, ठीक है, जो ये वाला कोण है, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला कोण इसके इक्वल होगा, क्योंकि एकांतर कोण है ये भाई। अब अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं इस तरह से, कोई पैरेलल लाइंस दो बनी हुई होती हैं, ऐसे कोण होता है, तो जो एकांतर कोण होते हैं ऐसे ऐसे, देखिए ये दो पैरेलल लाइंस जैसे होती हैं, और देखिए जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और उसमें कोई ऐसे कोण बना हुआ होता है, तो एकांतर कोण, जैसे एकांतर कोण कौन से होते हैं, एक ये वाला कोण, एक ये वाला, तो ये एकांतर कोण होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो इसी प्रकार ये कोण भी एकांतर कोण है, दोनों ही इक्वल कहे जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं ए बी ओ, ठीक है, और क्या ओ डी सी, दोनों एकांतर कोण है, दोनों इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी ओ, ये ए बी ओ हो गया भाई, बी बीच में करना था, इज इक्वल्स टू क्या, ओ डी सी। तो ओ डी सी, अब दोनों ही कोण क्या है, दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण दोनों ही इक्वल हो गए। अच्छा, जब ये एकांतर कोण है तो फिर ये भी तो एकांतर कोण हो जाएंगे हमारे, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ठीक है, इस पे 3 बार कर दे रहे, तो ये कोण और ये कोण, ये भी तो फिर हमारे इक्वल ही हो जाएंगे, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। और इन्हीं दो कोण में हम देख रहे हैं, तो देखिए ये कोण भी इक्वल हो गए, ये वाले एंगल भी इक्वल हो गए और ये भी एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। तो जब ये हमें तीनों ही कोण इक्वल मिल रहे हैं, ठीक है, तो हम कौन सा नियम इसमें लगा देंगे लास्ट में, ए समरूपता से दोनों ही क्या हो जाएंगे, दोनों ही हमारे समरूप हो जाएंगे। चलिए पहले तो इनको ही लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, एंगल, अब ये हमें बीच में करना है, इसका मतलब बी ए ओ इक्वल्स टू किसके है, अब इसमें हमें ये वाला बीच में करना है, तो फिर ओ सी डी लिख सकते हैं, ओ सी डी, ये भी एकांतर कोण से है, एकांतर कोण। और अब ये किस नियम से आए हैं, तो लिखेंगे कि ट्राइंगल ए ओ बी, भाई एक ये ट्राइंगल था ए ओ बी, और दूसरा ट्राइंगल क्या था, डी ओ सी, तो लिखेंगे समरूप, ऐसे समरूप का साइन बना देंगे, ट्राइंगल डी ओ सी समरूप है। अब किस नियम से थे, एंगल 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 समरूपता, समरूपता, ठीक है, नियम से। तो जब ये समरूप है, जब ये एंगल समरूप है, तो जो इनके जो रेखाएं होंगी वो अनुपात में होंगी, सीधी सी बात है। जब ये एंगल जो है वो समरूप है, तो जो इनकी रेखाएं हैं वो अनुपात में होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है, ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल्स टू क्या, ओ ए अपॉन ओ सी, तो हम ये कह सकते हैं। तो बस यही लिख देंगे। अतः क्या लिखेंगे कि ओ ए अपॉन ओ सी, ये देखिए ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू क्या, ओ बी अपॉन ओ डी, इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। और ये क्या है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, बस हमें यही प्रूफ करना, तो प्रूफ हो गया। तो पहले हमें समरूप सिद्ध करना होता है, उसके बाद हमें ये
सिद्ध कर देना होता है कि अगर ये त्रिभुज समरूप है तो जो उनकी संगत भुजाएं हैं उनका जो अनुपात है वो इक्वल होता है, जैसे कि ये। बस यही हमको प्रूफ करना था, तो यहाँ पर प्रूफ डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आकृति 6.36। ये जो आकृति है ये 6.36 है। आप बुक में देख लीजिए, आपकी बुक में बनी है। में क्यू आर अपॉन क्यू एस, देखिए क्यू आर, ये क्यू आर है यहाँ से यहाँ तक, क्यू आर अपॉन क्यू एस इतना दिया हुआ है। अब बराबर किसके है, क्यू टी यहाँ है और ये पी आर। अच्छा पी आर यहाँ दे रखा है, ये वाला पॉइंट। ओके कुछ चलिए ऐसे ही दिया होगा, ठीक है। तो जो दिया है वो नोट करते हैं। क्या दिया है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये तो दिया हुआ है। अच्छा और क्या दिया हुआ है कि कोण 1 इज इक्वल्स टू कोण 2, ये वाला जो कोण 1 है कोण 2 के इक्वल है। अच्छा जब कोण इक्वल होते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो भुजाएं होती है वो इक्वल होती हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वाली भुजा इस भुजा के इक्वल है, ये वाली जो भुजा है इस भुजा के इक्वल है, इस भुजा के। भाई जब ये कोण इक्वल है मतलब जो ये जो भुजा है वो भी इक्वल हो जाएगी। फिर और क्या दिया हुआ है, दर्शाइए कि पी क्यू एस, पी क्यू एस, तो पी क्यू एस मतलब एंगल, ये वाला जो पूरा का पूरा ट्राइंगल है ये। अब बोला है टी क्यू आर, टी क्यू आर, और जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ये दोनों समरूप है, हमको ये दिखाना है इसमें। ठीक है हमको ये इसमें दिखाना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, जो हमको दिया है पहले तो वो लिख लेंगे। और क्या दिया हुआ है, कोण 1 इज इक्वल्स टू कोण 2, ये दिया हुआ है। जब कोण 1 और कोण 2 हमें इक्वल पता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये पी क्यू है, इसका मतलब क्या है कि जो ये पी क्यू है इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, पी आर के। पी आर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा इस इक्वेशन में अगर हम थोड़ा सा और कुछ सही करना चाहते हैं तो क्या सही कर सकते हैं कि भाई क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्या है, क्यू टी, और जो ये पी आर है तो पी आर, ये पी आर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं, अपॉन में पी क्यू हमने ये लिख लिया। अब क्या हो गया हमारे पास, देखिए क्यू आर, ठीक है, ये क्यू आर अपॉन क्यू एस ये हुआ, इक्वल्स टू में क्या हो गया क्यू टी, तो ये रहा हमारा क्यू टी, और अपॉन में क्या हो गया पी क्यू। ठीक है इसको हम जस्ट अपोजिट करके उल्टा करके लिखते हैं, यानी कि ये ऊपर और ये नीचे कर देते हैं। देखिए ऐसा क्यों करेंगे, पहले लिखते हैं फिर बताते हैं। अच्छा हमने इसको जस्ट उल्टा करके क्यों लिख दिया, ये देखिए अब इससे हुआ क्या, क्यू एस पहले हो गया अपॉन क्यू आर, फिर क्या हो गया ये पी क्यू, ठीक है, पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा क्यू टी। इससे क्या हो गया, इससे ये हमारे अनुपात में आ गए, यानी कि क्यू एस अपॉन क्यू आर और पी क्यू अपॉन क्यू टी। जब इस तरह का चित्र होता है तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये पैरेलल लाइंस है, और क्या कह सकते हैं कि जो दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। और हमें क्या पता है कि जो ये एंगल है, एंगल भी हमारे, जो ये एंगल 1 है, ठीक है, जो एंगल 1 है हमारा, ठीक है, वो तो हमारा कॉमन एंगल है, उभयनिष्ठ एंगल है, ये कह सकते हैं। तो बस इसमें आप क्या लिखेंगे कि जो एंगल क्यू है, भाई देखिए पी क्यू एस में ये वाला और टी क्यू आर में, दोनों में जो एंगल क्यू आएगा ना, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, दोनों ही एंगल हमारे कॉमन है। तो जब ये एंगल हमारे कॉमन है तो ये उभयनिष्ठ एंगल है, उभयनिष्ठ ये एंगल हो गए। अच्छा तो एक तो हमें एंगल पता है, ठीक है, और दूसरा हमें क्या पता है, दूसरा हमें ये पता है कि ये भुजाएं अनुपात में है। भाई एक एंगल पता है और ये पता है कि दोनों भुजाएं अनुपात में, जब एक एंगल पता होता है और दो भुजाएं अनुपात में है ऐसा पता होता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्राइंगल है हमारे कौन से पी क्यू एस, तो पी क्यू एस समरूप है किसके, टी क्यू आर के। सीधे सीधे हम ये कर देंगे। और किस सिद्धांत से ये हुआ है, एस ए एस, ठीक है, एस ए एस समरूपता नियम से। बस ये हमें इतना ही प्रूफ करना था, नियम से, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है ट्राइंगल पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि जो एंगल पी है ना वो इज इक्वल्स टू एंगल पी टी आर, यानी कि कोई एंगल टी आर में यानी कि कोई टी बीच में होगा आर और एस के, ठीक है, तो एंगल आर टी एस यानी कि टी बीच में होगा, तो ये दोनों इक्वल हैं क्या, एंगल पी और एंगल टी। हमें क्या दर्शाना है कि ट्राइंगल आर पी क्यू समरूप है ट्राइंगल आर टी एस के। ठीक तो चलिए पहले चित्र बना लेते हैं। इसमें दिया क्या हुआ है कि पी क्यू आर, तो पी क्यू आर कोई छोटा सा चित्र ले लेते हैं, सपोज ऐसे ले लेते हैं, या थोड़ा सा बड़ा छोटा ऐसे कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का बना लीजिए। चलिए हमने ऐसा बना लिया पी क्यू आर, तो ये पी हुआ, ये हमारा क्यू ले लेते हैं, इसको आर ले लेते हैं ऐसे। फिर बोला है कि भुजाओं, अब इनकी कौन कौन सी भुजाओं, पी आर, तो पी आर भुजा तो ये है। फिर बोला है क्यू आर, अच्छा क्यू आर भुजा फिर ये वाली है,
पर क्रमशः बिंदु, तो पहले वाले भुजा पर बिंदु S, कहीं यहाँ पर S मान लेते हैं, ठीक है, और T, इसमें कहीं पर T चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, ये S हुआ, ये T हुआ। बोला है इस प्रकार स्थित है कि जो एंगल P है, यानी कि जो ये एंगल P होगा, ठीक है, एंगल P, ये वाला एंगल, तो RTS, तो R ये रहा और T S, यानी कि T, अच्छा इसको मिलाना पड़ेगा शायद ऐसे कुछ, ठीक है, RTS मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस वाले P के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो T है इस P के इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, ये कहने का मतलब है। फिर बोला है दर्शाइए कि RPQ, अच्छा R कहाँ है, R ये रहा, RPQ मतलब ये बड़ा वाला। बोला है फिर RTS मतलब ये छोटा वाला। ये बोला है कि दोनों समरूप हैं, एक तो ये बड़ा वाला इस छोटे वाले के समरूप है, हमको ये इसमें शो करना है, दिखाना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। हमें दिया क्या है, दिया है, अच्छा क्या दिया होगा कि जो ये P है वो इक्वल्स टू है RTS के। पहले तो ये पता है कि ये दोनों इक्वल हैं। चलिए अच्छा, अब इन दोनों ट्राइंगल में ले लो। इस ट्राइंगल में तो ट्राइंगल RPQ यानी कि बड़ा वाला ट्राइंगल, और किस में ले रहे हैं, और एक छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं, छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो RTS दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए। अब इसमें हम देखिए क्या क्या सिद्ध कर सकते हैं, क्या क्या शो कर पाएंगे। सबसे पहले तो हमें जो ज्ञात है वो लिख देंगे। अच्छा क्या ज्ञात है इसमें हमें, कि जो एंगल QPS, ठीक है, ये रहा QP और ये S, ये QPS ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, STR के, यानी कि ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो इस ट्राइंगल में हम क्या क्या ले सकते हैं, एक तो ये हुआ, तो STR ये हमें पहले से ही ज्ञात है, तो हम लिख देंगे कि ज्ञात है। अच्छा और क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल, ये जो R है ना दोनों में उभयनिष्ठ है। अगर ये बड़ा वाला एंगल देखेंगे उसमें भी R मिल जाता है, अगर हमें छोटा वाला ट्राइंगल देखें ना उसमें भी ये R मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ये एंगल R है दोनों में कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं QRS, ये बाई Q हुआ, ये R हुआ, ये QR और ये P, ये लिखना था यहाँ पर QRP, और TRS ऐसे लिख सकते थे। तो QR यहाँ P, ये सही रहेगा, ठीक है। तो QRP उसके बाद में इक्वल्स टू TRS, तो TRS, देखिए दोनों में बीच में R है तो ये उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों का कोण है, तो उभयनिष्ठ। अच्छा ये तो एंगल है और ये भी एंगल है, दोनों ही हमारे पास एंगल हो गए। तो जब दो एंगल एक साथ मिल रहे हैं तो हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे कि अतः, इसको आगे करने की जरूरत नहीं, जब दो एंगल मिल गए हैं तो हम लिख सकते हैं कि RPQ, ये बड़ा वाला RPQ और ये छोटा वाला कौन सा, ये छोटा वाला RST या TRS को भी लिख लीजिए। तो ये क्या है RTS, दोनों ही क्या है A भाई, ये दोनों ही समरूप हो गए। समरूप का निशान बना दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, समरूप का हमने यहाँ पर साइन बना दिया, दोनों ही समरूप हो गए। तो यहाँ पर AA समरूपता नियम से बस ऐसे यहाँ पर लिख देंगे और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चाहे यहाँ पर प्रूफ भी डाल सकते हैं क्योंकि हमें प्रूफ ही करना था ना, तो आंसर डाल दीजिए या फिर इसको प्रूफ डाल दीजिए, बस ये हो गया, ठीक।